हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑडिट सीरीज चैप्टर 1 और लेक्चर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। दिस इज लेक्चर नंबर 2। अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम फाइनेंशियल यूजर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले पीछे का जो फर्स्ट लेक्चर का था वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज ऑडिट। तो ऑडिट में हमने पढ़ा ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कबीर भैया को जोया भाभी की बातों में नहीं आना है, आपको इंडिपेंडेंट होके अपना व्यू, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी। सर एंटिटी वर्ड था प्रॉफिट और मेकिंग और नॉट और इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज लीगल फॉर्म। इसका मतलब क्या था कि देखो भैया वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एनपीओ हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एओपी हो सकती है, बीओआई हो सकती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल मशीन, कुछ भी हो सकता है। आप किसी का भी ऑडिट कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन और आया था जिसको मैंने एसएम से भी लिंक किया था कि प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कि सर हम प्रॉफिट कमा रहे तो ऑडिट करवाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो नहीं कमाएंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हमने कंपनी एक्ट के अंदर भी पढ़ा था, एसएम के अंदर भी पढ़ा हुआ है। एसएम में पढ़ा था कि क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में लेगा जो प्रॉफिट कमाती है, जो प्रॉफिट नहीं कमाती है उसे एसएम की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज हॉस्पिटल है, क्या वो ग्रो करना नहीं चाहता, जो स्कूल है वो ग्रो करना नहीं चाहते, तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी सबको पड़ती है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, सर एक पान वाला है, क्या वो अपना ऑडिट करवा सकता है? जी करवा सकता है। वॉलंटरी ऑडिट वो चाहे तो करवा सकता है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज लीगल फॉर्म एंटिटी, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। अब यहाँ पे आया कि भैया इस सब को क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन करना है, आपको चेक करना है और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो ओपिनियन के ऊपर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे और इसमें फाइनली जो कंक्लूजन दिया था मैंने आपको, वो दिया था ये कि सर देखो जब आप ओपिनियन देखते हो तो आप देखते हो जो पॉलिसीज है वो एक्सेप्टेबल है, कंस्टेंट है। सेकंड आप ये देखते हो कि रेगुलेशन इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आप डिस्क्लोजर चेक करते हो कि प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एएस 10 बोलता है कि डेप्रिसिएशन लगाओ, आप बोलते हो सर मैं नहीं लगा रहा डेप्रिसिएशन क्योंकि मेरी असेट जो है पुट टू यूज नहीं है। तो क्या ये सही है? आप डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं चाहते लाइफ टाइम, क्या ये सही है? आपको कभी भी पॉलिसी चेंज करनी, आप फीफो से लीफो कर रहे हो, लीफो से वेटेड एवरेज कर रहे हो, आप शो ही नहीं करना चाहते। आप ही कह रहे हो भाई मैं पॉलिसी कभी भी चेंज करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जबकि एक्रोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो एक कॉन्सेप्ट आपने लगाया है लगातार आप वो फॉलो करोगे। AS1 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कि मान लो आपका गोइंग कंसर्न खतरे में, आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, ऑडिटर भी कुछ नहीं बोल रहा, क्या ये ठीक है? नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपका ओपिनियन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, इस पे आपको ओपिनियन देना होता है। दिस इज ऑडिटिंग, ओके। ये हमने बेसिक सीखा। फिर हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीड एनीबडी, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना भाई वो कभी किसी को धोखा ना दे। इसलिए ऑडिटर भैया को क्या चेक करना पड़ेगा? तो देखो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जब वो बन रही है तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें यूज़ की है, जो भी डिस्क्लोजर उसमें यूज़ किए गए हैं वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस हो। उसके बाद आपने कहा जो अमाउंट है प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड हो। प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड यानी आपने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, जैसे वो असेट है, लायबिलिटी क्या है वो। उसके बाद है डिस्क्राइब्ड, किस लिए है वो, एंड क्लासिफाइड, उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको करनी होगी। तो फिर क्या हो गया, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बन गया। फिर हमने कहा जो भी अकाउंट बना है इसकी जर्नल एंट्री भी हुई होगी। सर अगर मैं जर्नल एंट्री करना भूल गया तो नहीं, आपको नहीं भूलना है। और जो भी जर्नल एंट्री आप कर रहे हो सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट एविडेंस, आप जो भी जर्नल एंट्री पास करोगे उसका एप्रोप्रिएट एविडेंस आपको कलेक्ट करना है। और ये सब होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट वी लर्न इन लेक्चर नंबर 1। अब फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स ऑडिट में पास करना चाहते हैं, मैं सभी को अपने दिल से गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ और मैं अपने गुरु को और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सबके अंदर भी एक परमात्मा है जिसकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए ऊपर उठने के लिए। और मेरे अंदर जो परमात्मा वो सब आपको गॉड ब्लेस यू बोलते हैं कि जाओ और इस बार पास हो के आओ। देखो यार कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं ना एक माइंडसेट बन जाता है बचपन से। एक मैं बुक पढ़ रहा था, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर्स, उसमें एक बात कही थी, देखो यार कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि हम गरीब हैं और हम वो गरीबों वाले काम ही करते हैं जो जिंदगी भर हम गरीब रह जाते हैं। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को स्ट्रांग करते हैं कि भाई मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। तो सेम पैटर्न आपकी स्टडी में आता है। आप स्टडी में क्या करते हो, पहले से फील कर रहे हो कि भाई मेरे को थ्योरी याद नहीं होगी,
मेरे को ऑडिट सबसे गंदा जाएगा, ऑडिट आई हेट ऑडिट, मेरे से तो ऑडिट पढ़ा नहीं जाएगा, ऑडिट याद करना बहुत टफ है। अगर आप पहले ही किसी को लेकर नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो वो चीज़ तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है। मान लो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, एग्जाम्पल ले लिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी है, आप उसको दिन भर कोसते रहते हो कि यार तू ना सबसे बुरी है यार, तेरे आने के बाद ना मेरी ज़िंदगी खराब हो गई यार, मैं तो देखना ही नहीं चाहता। बताओ कितने दिन वो लाइफ पार्टनर तुम्हारी लाइफ में रहने वाला है? नहीं रहेगा। वन डे वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम्हें क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, तुम ऑडिट से इतना हेट करते हो ना, तुम किसी भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग हो गया, आप उसे इतना हेट करते हो ना कि वो आपके माइंड में फिट ही नहीं हो रहा। दिमाग को क्या रिस्ट्रिक्शन जा रही है, ये बुरी चीज़ है। अगर वो बुरी चीज़ है तो तुम्हारा दिमाग उसको क्यों रखना चाहेगा। जैसे कई बार कबाड़ी वाला आता है, मम्मी पूछती है कि बेटा ये किताबें फेंक दो, यूज़ की नहीं है, आप बोलते नहीं नहीं मम्मी नहीं यूज़ की, तो फेंक देती है। पर अगर तुम बोलोगे मम्मी को नहीं मम्मी ये किताब बहुत यूज़फुल है, तो फिर वो उसे रखेगी। उस तरीके से तुम्हारा माइंड है, तुम पहले ही उसे अगर कमांड दोगे कि नहीं भाई नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं, तो वो उसे नहीं रखेगा, वो उसको फॉरगेट कर देगा, डिलीट कर देगा। बट व्हेन यू रिस्पेक्टिंग इट, जैसे देखो हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो उसमें होगा श्री गुरु चरण सरोज रज, स्टार्टिंग ही गुरु से होती है, उनके सरोज रज चरण की धूल से होती है कि भाई मुझे अपना आशीर्वाद दो कि मेरे काम बने। उस तरीके से जब भी तुम ऑडिट पढ़ने जाओ ना, जिस भी तुमने टीचर से पढ़ी, मुझे नहीं पढ़ा कब पढ़ी, कैसे पढ़ी, कहाँ पढ़ी, या फिर आप मेरे से ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर रिवीजन मेरे साथ पढ़ रहे हो, अपने टीचर को ऑलवेज याद करो। मैं भी जब यहाँ पे लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो अपने गुरु को याद करता हूँ, उनके चेहरे को याद करता हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ आँख बंद करके कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, मुझे ब्लेसिंग दो कि मेरा कार्य सफल हो। तो पहले तो उसकी ब्लेसिंग लो, अपने गुरु की, अपने टीचर की। कमेंट में जाके लिखना सर आई नीड ब्लेसिंग, मैं दिल से आप सबको गॉड ब्लेस बोलूँगा, जाओ मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, जाओ और पास हो के आओ। और उसके बाद सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करो, एक बार ऐसे कर लो, हमारे हिंदू के संस्कार यही है भाई, उसको रिस्पेक्ट दो कि हाँ भाई मैं तुमसे सरस्वती माता ज्ञान लेने जा रहा हूँ, अब उसको पढ़ने बैठो, और जैसे गुरु ने बोला था वैसे पढ़ने जाओ, तुम्हारी 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। हमारे हिंदू संस्कारों में क्यों बोला जाता है कि सरस्वती माता है, कि रिस्पेक्ट दो उसको, तुम इसे रिस्पेक्ट दोगे, ये तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। जब तक तुम नेगेटिव फील करने वाले हो ना और बुरा भला कहने वाले हो ना सब्जेक्ट को, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। ओके, एंड आई होप कि तुम ऑलरेडी लेक्चर 1 देख चुके हो, नहीं देखे हो तो जान लेना, यूट्यूब पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वहाँ से तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक, तो आज से अभी के इस लेक्चर पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए डेफिनेटली एज पर द टॉपिक वी डिस्कस, और अगर वो एग्जाम में नहीं आया हुआ है कभी, तो वो भी मैं बता दूंगा कि भाई ये एग्जाम में कभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ये हेडिंग है, टॉपिक है, आप जैसे भी कह लो, यूजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन होते हैं सर? सर अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और पीएल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर दिया, अब क्या क्या फायदा होगा इसका? देखो मैं इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। एक तुमने कोटेशन सुनी है बचपन में कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अगर वो मोर यूट्यूब पे नाचे या कहीं ऐसी जगह नाचे जहां पे लोग उसे देख रहे हैं, तो तारीफ होगी, वाह यार मोर क्या नाचता है। उसी तरीके से कि मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे पास क्लाइंट आया, ठीक है, क्लाइंट का नाम रख लेते हैं इन्वेस्टर, ठीक है, लेट्स सपोज इन्वेस्टर, पहला इन्वेस्टर, इन्वेस्टर पूछ रहा है कि भाई मेरे को रिलायंस कंपनी में ना पैसे लगाने में लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो आप पूछ रहे हो भाई एक बार बता कि रिलायंस कंपनी की जो बैलेंस शीट है पीएल है क्या वो ऑडिटेड है? आपने वो आपके क्लाइंट ने बोला भाई पता नहीं, उसने कहा पता करके बता, हाँ सर ऑडिटेड है। अब क्या होगा कि अगर वो ऑडिटेड है तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की चांसेस कम है, उसमें फ्रॉड होने की चांसेस कम है, उस पर रिलायबिलिटी की चांसेस हाई है। जब आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन्वेस्टर को बोलोगे, मतलब कि जो आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है, आप उसको बताओगे, या फिर आप खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जिस भी बैलेंस शीट को और पीएल को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है, उस पर लोग की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है।
तो यूजर क्या बोलेगा कि अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशंस अगर वो ऑडिटेड है ना, तो वी आर डिजायरस टू इन्वेस्ट। तो यहां पे एक वर्ड आता है इन्वेस्टेड डिजायरस ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी। वो बोलते हैं भाई ऑडिटेड हुआ ही क्या, कबीर भैया ने साइन किया क्या? मेरे को कबीर भाई पे बहुत रिलाई है यार। कबीर कौन था? पार्ट 1 मैंने पढ़ा था, कबीर सिंह आवर ऑडिटर। ओके, उसने साइन किया क्या? हमें आंख बंद करके भरोसा, भाई बोलता ना सही तो एकदम सही होगा यार, वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ऑन इट। ओके, नाउ सेकंड, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? वो लोग जो उस कंपनी में पैसा लगा चाहते हैं, जो शेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। कंपनी के शेयर्स, लेट्स सपोज टाटा कैपिटल, टाटा कंपनी के शेयर्स मार्केट में लॉन्च हुए। अब वो पूछ रहे भाई इस पे पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, शेयर खरीदूं कि नहीं खरीदूं, महंगा तो नहीं है। वो लोग बोल रहे कि भाई तुमको एक शेयर पे ना 20 रुपीज का फायदा होगा, कैन वी ट्रस्ट ऑन इट? तो वही क्वेश्चन आता है कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, एक सीए ने उसको ऑडिट किया है? अगर एक सीए ने उसको ऑडिट किया है तो वो रिलाई करेंगे और शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो शेयर होल्डर एनेक्सियस, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सुक होना। जैसे ना क्या एग्जांपल दो तुम्हें, इंस्टाग्राम पे किसी लड़की का मैसेज आ गया, किसको सर? भोला को। भोला बहुत खुश, ओ माय गॉड लड़की का मैसेज है, एनेक्सियस, तुम्हारा सीए रिजल्ट आने वाला है, एनेक्सियस। अभी देखो भाई, मैं इतना तो तुमको भरोसा दे सकता हूँ कि 60+ तुम ला सकते हो, तुमने ढंग से पढ़ा। तुम्हें लेक्चर 1 का भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सी ड्रीमर्स ग्रुप में मिल जाएगा, लेक्चर 2 का मिलेगा, सबका दूंगा मैं। अराउंड 5 to 6 आवर्स में पूरा ऑडिट रिवाइज कर सकते हो विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुम पुरुषोत्तम बनोगे, परफेक्शन में आओगे। राइट, तो शेयर होल्डर एनेक्सियस टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। सर ये क्या बोलता है भाई? सर ये बोल रहा है, हाँ सुनो, ये कह रहा है कि भाई मैं क्या कंपनी में पैसे लगाऊं, शेयर खरीदूं? मैं शेयर खरीदूंगा लेकिन मेरे को उस पर भरोसा होना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टैंप मार रखी है, तो वी कैन रिलाई ऑन इट, वी कैन बाय। अरे वो बोल रहे सर तब पैसा देंगे, अरे भाई हो सकता है पैसा ले और वो हेरा फेरी मूवी देखी है तुमने, 20 दिन में बाबू भैया, 2 महीने में पैसा डबल, और वो कंपनी बंद हो गई, भाग गई, फिर क्या करोगे आप? तो जब एक सीए उसको सर्टिफाई करता है ना, तो आपने रेगुलेशन पढ़ा था, इंटरनल और एक्सटर्नल सबको सर्टिफाई करता है, सब कुछ चेक करता है। तो एक शेयर होल्डर पैसे लगाने से पहले सोचता है लगाओ कि नहीं लगाओ, लेकिन हाँ सर्टिफाई है तो उसको रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ लगा सकते हैं पैसा। अब मान लीजिए बोला, जिसका एग्जांपल लिया था मैंने इंस्टाग्राम वाला, हाँ, उसने एक कंपनी खोली, उसको पैसों की जरूरत है। सर पैसे की जरूरत किसको नहीं है? सबको है भाई, मेरे को भी है, तुमको, सबको है। अब पैसों की जरूरत है, बैंक के पास गया, बैंक जी, उसने बोला हाँ, कौन सी बैंक में गया? एचडीएफसी में। ओके, एचडीएफसी बैंक में जाके बोलता है भैया मुझे ना थोड़ा सा लोन दे दो ना प्लीज। क्यों चाहिए लोन? सर कार खरीदनी। कौन सी खरीदनी? फॉर्चूनर। अच्छा बेटे फॉर्चूनर खरीदेगा? उसने बोला शकल देखी तूने? ये शकल पे मत जा, बैलेंस शीट देख मेरी, करोड़ों का टर्नओवर है भाई का। अच्छा करोड़ों का? अब ला के आपने एक्सेल सीट पकड़ा दी। कैन बैंक रिलाई ऑन द एक्सेल सीट फॉर्मेट और एनी प्रिंटेड कॉपी? आंसर है नो। वाई? पूछो वाई 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 वाई? क्योंकि वो तुमने बनाई है, तुमने सर्टिफाई किया है। सो वी नीड अश्योरेंस फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई वो करके देगा मुहर मार के, तब हम रिलाई करेंगे कि हाँ भाई एकदम मस्त है भाई, एकदम सही कर रहा है, और हाँ तेरी बैलेंस शीट सही है, वी ग्रांट यू लोन। क्योंकि जब बैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा ना, वी कैन रिलाई ऑन इट कि हाँ भाई तेरी सच में असेट इतनी, तेरी टर्नओवर इतनी है, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतने, वी कैन रिलाई ऑन इट, तो बैंक तुम्हें लोन भी दे देगा। तो इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं भाई? थर्ड पॉइंट कहते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस willing to lend funds to
क्रेडिट वर्थी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर क्रेडिट वर्थी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिट वर्थी जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, जिसने सर्टिफाई करा रखा है, उसको वो भी लोन देने की उत्सुक होते हैं ठीक है। आगे नाउ फोर्थ पॉइंट, इस बार टैक्स कितना भरे भाई? आपकी बैलेंस शीट आ गई, आपका प्रॉफिट लेट सपोज आया 40 लैक्स, 40 लैक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें 30,000 टैक्स भरना है, तुमने गवर्नमेंट को 30,000 टैक्स भर दिया। गवर्नमेंट कह रही है भाई तू झूठ बोल रहा है भाई, 40 लाख का प्रॉफिट नहीं है, तेरा प्रॉफिट तो 70 लाख का है, तुझे 50,000 टैक्स भरना चाहिए था। तो गवर्नमेंट कहेगी आजा भाई आजा आजा, तुमको इनकम टैक्स का ऑफिस नोटिस आएगा और तुम जाओगे वहाँ पे, और वो बोलेंगे कि भाई तूने इतना टैक्स कम क्यों भरा भाई? उसने बोला सर मैंने नहीं भरा सर, मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा सर। अच्छा कुछ नहीं कहेगा? नहीं सर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओके, टैक्स कम क्यों भरा? अरे सर मैं सच बोलता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सीए से पूछो। अब सीए ने तो स्टैम्प मार रखी है, प्रॉफिट सही है और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टैक्स सही है। नाउ गवर्नमेंट जानना चाहती है कि तुमने टैक्स सही भरा या नहीं भरा। तो अगर वो बैलेंस शीट, वो पीएल जो कंपटीशन है वो सीए ने बना रखी है, उसने सर्टिफाई कर रखा है, तो गवर्नमेंट भी तुमसे खुश होती है कि हाँ तुम सही काम कर रहे हो, तुमसे गलती नहीं हुई है। ओके, गवर्नमेंट गवर्नमेंट desirous of collecting taxes as per applicable लॉस, कि भैया गवर्नमेंट भी कह रही है हाँ तूने सही काम किया भाई, तेरा सीए तेरा सपोर्ट कर रहा है, उसने सब कुछ साइन वाइन किया है, प्रॉपर कंपटीशन है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब एक किस्सा इसमें और आता है, पता है क्या? हमारी मांगे पूरी करो भाई पूरी करो। सर कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? सर ट्रेड यूनियन। ओके सर, उसमें क्या होता है? वो लोग कह रहे हैं, एम्प्लॉय लोग कह रहे हैं कि भाई तुम लोग इतना पैसा कमा रहे हो, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हो, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, हम लोग की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई, बोनस क्यों नहीं दे रहे? तो मालिक ने कहा अरे यार तुझे पता नहीं है, लॉकडाउन के बाद बिजनेस बहुत डाउन हो गया है, हमारे पास पैसा है ही नहीं, तेरे को क्या देंगे? आजकल हम लोग भी सिगरेट और सिगार छोड़ के बीड़ी पी रहे भाई, 502 पटाखा बीड़ी, और तू बोल रहा है बोनस दे, कैसे दे? अरे लेकिन कार में तो घूम रहे हो। अरे भाई क्या बताओ तेरे को मैं। तो कई बार ट्रेड यूनियन कंफ्यूज हो जाती है कि भाई तुम सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहा, तो बोनस क्यों नहीं बढ़ा रहा? तो बॉस ने बोला अरे भाई प्रॉफिट ही नहीं है, कैसे दूँ तेरे को बोनस, कैसे दूँ तेरे को सैलरी टाइम से? तो ट्रेड यूनियन बोलती है ऐसा कर, बैलेंस शीट और पीएल पे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करा के ला, अगर सीए ने साइन कर दिया तो हम मान लेंगे कि तू सच बोल रहा है, तेरी बातों पे हमें, तेरी बातों में उलझा दिया। हाँ नहीं 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 नहीं, तेरी बातों में उलझना नहीं है, सीए से साइन करवा के ला। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई इसे ये सच बोल रहा है, वो साइन करता है, तो वी एज्यूम तो सच बोल रहा है, हम बोनस नहीं मांगेंगे, हम सैलरी बढ़ाने की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी कैलकुलेशन में प्रॉफिट आया तो आपको सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, बोनस भी देना पड़ेगा। ओके नाउ ट्रेड यूनियंस negotiating with corporate management for better wages। तो अगर सीए ने साइन कर दिया तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपकी बात को मान लेंगे, ठीक है? ओके अब एक पॉइंट और लिख रहे हैं, अब मान लो आपकी बैलेंस शीट में एक ना चैप्टर हुआ करता था पहले, अभी शायद है कि नहीं मैं भूल रहा हूँ, इंश्योरेंस क्लेम, सीए के अंदर हुआ करता था, बीकॉम वगैरह में तो आप देखोगे इंश्योरेंस क्लेम। उसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो दिख रहा है भाई साहब 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है? अब क्या हुआ, इस क्लोजिंग स्टॉक में
आग लग गई, ठीक है। अब आपने इसका इंश्योरेंस ले रखा था, इंश्योरेंस आपने ले रखा था, आपने बोला इंश्योरेंस कंपनी को ये इंश्योरेंस भाई मेरा 5 लाख का स्टॉक का नुकसान हुआ है, चल पैसे दे, फायर इंश्योरेंस। हाँ, वो कह रहे भाई मैं कैसे मानूं कि 5 लाख का ही है, तो आप बोलोगे कि भाई हमने ना कबीर सिंह से ना साइन करा रखे हैं, सर्टिफिकेट है हमारे पास सीए का, सीए का सर्टिफिकेट मतलब हमने स्टॉक ऑडिट करा रखा था, हमारे पास सर्टिफिकेट है देखो। अच्छा अच्छा, लाओ चेक करा दो। तो एक रिलायबिलिटी बनती है कि ऑडिटर ने लिखा है, प्रॉपर साइनमेंट करके दिया है, तो हाँ सच होगा और वो आपको क्लेम भी देंगे। और अगर नहीं होगा तो देखो क्लेम तो मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं रहेगी, ठीक। तो ऐसे देखो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 5 to 6 हमने लिख लिए एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो ये आप लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज wanting to settle property claims caused by fire or other disaster, ठीक है, फॉर अदर डिजास्टर, ठीक है। तो I'm assuming it कि तुम मेरे साथ लिख रहे हो भाई, और नहीं लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, अनलिमिटेड है, यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, डिलीट नहीं होगा वीडियो, तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैंने पढ़ा क्या, यूजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक तो हमारा कौन कौन सा यूजर है भाई, एक तो इन्वेस्टर है, वो बोलता है भाई मेरे को कंपनी में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को बताओ कि ये ठीक है कि नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगला जी शेयर होल्डर, वो कहता है भाई मैं बहुत चिंतित हूँ, क्यों चिंतित है, मेरे को उस कंपनी में शेयर खरीदना है, तो मेरे को पता रहेगा कि उसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है कि नहीं है और ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, तो मैं पैसा लगा दूंगा, ओके। उसके बाद क्या सर, उसके बाद है हमारे पास बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोन देना चाहते हैं लेकिन लोन देने से पहले जानना चाहते हैं कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट कह रही है भाई हमको तेरे से टैक्स लेना है, हमको पता रहेगा तो हम उतना टैक्स लेंगे और तेरे को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रेड यूनियन, वो कह रहे हैं भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारा बोनस बढ़ाओ, हमारा वेजेस बढ़ाओ। तो अगर स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड है तो दे रिलाई ऑन द स्टेटमेंट्स। एंड द लास्ट इंश्योरेंस कंपनीज कि भैया तुम्हें सेटलमेंट चाहिए, तो अगर ऑडिटेड होगा तो देने में आसानी होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा यूजर ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है सर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है भाई, मैं आपको होमवर्क में दूंगा भी। हाँ, बेनिफिट एंड व्हाई ऑडिट इज नीडेड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये अभी के लिए होमवर्क है। अगर मेरे को लगा नीडेड है आप बुक से पढ़ लेना, अगर आपको लगेगा मेरे को करवाना है तो डेफिनेटली मैं डिस्कस कर लूँगा लेक्चर के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में बोल देना सर करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन आया था आरटीपी नंबर 18 में और एमटीपी मार्च 18 में, अक्टूबर 18 में, आप एक बार बुक से करके देखो, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट लेक्चर जब अपकमिंग लेक्चर होंगे मैं डिस्कस कर लूँगा कि भाई मैंने होमवर्क दिया था, तो अगर नहीं हुआ तो मैं करवाता हूँ, ठीक, ओके। अब इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके, आप देख लेना। लेकिन सर ये बुक कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। देखो ये बुक जो है आपको, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 93571940 पे, ठीक है। ये आपने चैनल सब्सक्राइब रखा है, वीडियो को लाइक कर रखा है, कमेंट में जाके एक थैंक यू लिख देना, थैंक यू फॉर ऑडिट क्लासेस सर, स्क्रीनशॉट भेज देना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मैं अपनी मैनेजमेंट को बोल चुका हूँ कि कोई बच्चा भेजे तो उसको कर देना, अदरवाइज तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स बनाने का टाइम है, बनाओ। मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में बताया कि 50-60 तो नोट्स से ही आ जाएंगे, लेकिन तुम चाहते हो भाई 60-80-100% आए तो बुक के साथ करो, क्वेश्चन बैंक के साथ करो, और फिर और अच्छे आए तो मल्टीपल रिवीजन और टेस्ट के साथ करो, ठीक है। और सर हमें आपकी बुक नहीं लेनी, सेल्फ करना है तो नोट्स बनाओ, नो इशू। लेकिन अगर तुम्हारा पेपर May 25 में बोथ ग्रुप दे रहे हो, टाइम नहीं है, तो बुक बाय कर लेना, सेल्फ स्टडी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, नोट्स बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो, लिखने का नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो बुक के साथ करो। मैं सारी बुक की बात और क्वेश्चन आपको मार्क कराते हुए जाऊँगा। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को भाई एक अगला क्वेश्चन उठाना है,
दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि भाई हम ऑडिट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सर इस पे भी क्वेश्चन है, हाँ जी इस पे भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये ऐसे 200 को बिलोंग करता है। और भाई साहब इसकी लैंग्वेज ना मैं लिखवाने वाला हूँ। एक तरीका था बुक से पढ़ा दूँ, लेकिन बुक से पढ़ा दूंगा ना याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे। मैं चाहता हूँ ये लैंग्वेज लिखूँ। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज रिपीट हो के आएगी, बार बार आएगी, हर क्वेश्चन में आती है, चैप्टर 1 में आती है, 2 में आती है, टिल जब तक ऑडिट पढ़ोगे ये तुमसे पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा, और इतनी बार पूछा जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि अरे सर मैं क्या करूँ सर। तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, तो बोलोगे सर ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना, क्या मार्क्स मिल जाएंगे? 4 to 5 मार्क्स क्लेम करने हैं, और पूरा लिखते हुए तुम्हें पॉइंट्स आने चाहिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसकी लैंग्वेज बार 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 आने वाली है। तो जो लैंग्वेज बार 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 आने वाली है वो डेफिनेटली मैं लिखवाने वाला हूँ, ताकि कभी भी एग्जामिनर पूछे तो तुम्हें वो क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले 2 बातें समझनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा भी आगे, तो मैं एडवांस में तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो एक होता है हमारा रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, और एक होता है जी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एक है रीजनेबल एश्योरेंस, एक है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर रीजनेबल मतलब क्या? तो आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, इस टॉपिक के बाद ही पढ़ोगे मेरे साथ, लिमिटेशन इन ऑडिट। वो बोलता है कि भाई देख, अगर कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंगा जल में डुबकी लगा के फाइनेंशियल रिपोर्ट को ला रहे हैं, और वो भागवत गीता हो गई कि भगवान कृष्ण ने बोली है, जो बोला है सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं है। ऑडिटर ऑन हिज बेस्ट, ऑन हिज बेस्ट मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। मान लो 1 महीने में तुमने 1 साल को ऑडिट करवाना है, तो 1 महीने वो क्या क्या चेक करेगा? वो सैम्पलिंग करेगा, कई बार खुद से काम ना करके अपने स्टाफ से कराएगा। तो रीजनेबल एश्योरेंस होता है कि भाई देख मैं बोल तो रहा हूँ और मैं सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये 100% सच नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है लेस देन 100%, लेस देन 100%। भाई जो मैं बोल रहा हूँ सच है, लेकिन तुम इसे कुरान शरीफ मत समझ लेना, तुम इसे भागवत गीता मत समझ लेना। मैं सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन ऑन माई बेस्ट ओपिनियन। कबीर सिंह बोल रहा भाई मैं सच में बोल रहा हूँ, लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि ऑडिट में कुछ लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? एग्जांपल देता हूँ। फाइल से स्टेटमेंट कौन बनाता है भाई साहब? मैनेजमेंट। एम्प्लॉय किसके? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किसका? मैनेजमेंट का। अगर वो कोई डीप फ्रॉड कर भी ले, तो ऑडिटर के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो बंदूक सर पे रख के बोलेगा कि सच बोल वरना ठोक दूंगा इधर पे। ऐसा ऑडिटर नहीं कर सकता। बोलेगा सर प्लीज बता दीजिए, बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो वो रिपोर्ट में लिख सकता है, बस। तो 100% तक जाने का कोई तरीका नहीं है। वैसे भी आपने एक लाइन सुनी होगी बहुत अच्छी, कि अगर इंसान में गलती ना हो तो भगवान बन जाएगा। तो गलतियां होंगी और होती रहेंगी, लेकिन ऑडिटर का क्या काम है कि ही ट्राई ऑन हिज बेस्ट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब गलतियां तो है लेकिन छोटी मोटी है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो रीजनेबल एश्योरेंस मतलब जब वो लेस देन 100% बोलता है। ठीक है, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर? ट्रू एंड फेयर है, बट लेस देन 100%, इसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो ऑडिटर का काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेना। ऑडिटर का क्या काम है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना। अच्छा, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% कंफर्म। एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा भाई ब्लड ग्रुप क्या है? लेट्स सपोज मेरा बी पॉजिटिव, तुम बोल रहे हो भैया मेरा ए पॉजिटिव। वो कैसे पता? डॉक्टर ने बोला। 100% क्या 50-50 हो सकता है क्या? कि आधा खून मम्मी का, आधा खून पापा का, आधा खून बीबी का, आधी खून पति का, आधा खून बच्चों का, आधा खून दादा का, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक ही ब्लड ग्रुप होता है। कैन वी से आधा इसका आधा उसका? ये बोला जाता है देखो भाई हम लोगों की फैमिली में कि ये हमारा बच्चा है, मम्मी पापा दोनों का है, नाक पापा पे, गाल मम्मी पे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ब्लड में बोल सकते हैं क्या इस हैंड में मम्मी का खून, इसमें पापा का? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो कुछ चीजों में 100% होता है, जो है यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 100% कंफर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर।
अब एक क्वेश्चन है कि सर ऑडिटर जो है वो क्या देता है सर, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, ऑडिटर है क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्वेश्चन है व्हाई, बट व्हाई, मैं पूछ रहा हूं भाई क्यों, ऐसा क्यों, व्हाई दिस कोलावेरी डी। तो आपका इसमें जवाब ऐड हो जाता है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। सर ये क्या अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट नहीं भाई, ये बस एक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑडिटर से गलतियां होती हैं, ऑडिटर भगवान नहीं है, बट जितना एक्सपीरियंस होगा गलती होने के चांसेस कम होते जाएंगे, जितना सीरियस हो गए करोगे गलती होने के चांसेस कम होते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम अगर बनाओगे तो एकदम परफेक्ट होगा, खूब छान, गलती होगी। खूब छान मतलब मराठी में बोलते हैं, खूब छान मतलब बहुत अच्छा। सर आप मराठी हो? नहीं, एक दोस्त मराठी है, मराठी से मराठी सीख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ आजकल। हाँ, क्या बोलते हैं, ले भारी कमेंट बॉक्स में करना अगर कोई मराठी हो तो, ठीक। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, ओके। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या था? हाँ, अब वापस आते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें नोट्स के तौर पे बताऊं, नोट्स के तौर पे बताऊं तो कबीर सिंह कौन है भैया? अपना ऑडिटर है, ये रहा कबीर सिंह, टन टन, ये लो चश्मा भी लगा दिया, कबीर सिंह। सर ये चोमू लग रहा है कोई नहीं, एंजॉय करो। ये इसकी मूछे, अरे सर ये हमारे सीए फर्म के बॉस लग रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, एंजॉय करो, ठीक। सर हमको लगा कबीर सिंह, अरे छोड़ो ना भाई। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव 100%। तो भैया देखो हमारा एश्योरेंस होगा नहीं, तो हम क्या लेने वाले हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर को क्या करना है, पहला काम रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, मतलब लेस देन 100% एश्योरेंस उसको लेना ही पड़ेगा। किस बात का एश्योरेंस लेना है सर? सर इस बात का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या है सर, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहे हो? अरे भाई याद करना, बुक में लिखा है भाई, मैं अभी मार्क कराऊंगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मेटल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट और पीएल जो कैश फ्लो जो भी आप दिखा रहे हो मिस स्टेटमेंट है, वी आर नॉट सेइंग कि मिस स्टेटमेंट, लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, यानी कोई बड़ी गलती नहीं है। और मेटल का मतलब क्या होता है, क्लास 12 में तुमने पढ़ा है कि कोई भी इस बात को जानने के बाद कोई भी डिसीजन इंपैक्ट नहीं करेगा, छोटी मोटी गलती है। ओके ओके सर, आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया रीजनेबल एश्योरेंस लेना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मेटल स्टेटमेंट है कि जानना, ठीक है सर। लेकिन जिसके पैसे लिए उसको रिपोर्टिंग भी तो करोगे? हाँ सर रिपोर्टिंग करेंगे ना। तो रिपोर्ट करना है सीए भैया को, क्या रिपोर्ट करेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। क्या ओपिनियन दोगे आप? ट्रू एंड फेयर व्यू है। सर नहीं हुआ तो हम सीखेंगे ऐसे 700 की सीरीज में मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, सब सीखेंगे। अगर कोई गलती है तो क्या करना वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम लेके चलते कि रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू है, ठीक है। और फिर हम कम्युनिकेट करेंगे, फिर हम कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। कम्युनिकेट किसको करेंगे सर? शेयर होल्डर को, कि भाई ये सब ठीक है, ये ऑडिटर का काम हो गया। ऑब्जेक्टिव सर ये ऐसे लिखना है क्या एग्जाम में, जैसे आप मुँह छू? अरे नहीं भाई, पहले इतना क्लियर हुआ क्या ये बताओ। अगर इतना क्लियर हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवाता हूँ। अब मैं लिखवाऊंगा ना तो सब समझ में आएगा एकदम, टप 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 टप। लिखवाऊँ क्या? चलो ठीक है, आइए मैं लिखता हूँ। हाँ आप जो लिख रहे हो एग्जाम में लिख सकते हो, इस पर क्वेश्चन भी है, वी विल डिस्कस। लिखो सर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, मतलब ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो तो ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट टू ऑब्टेन, कि जाइए भैया प्राप्त कीजिए, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस,
टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। सर किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस? अबाउट अबाउट किस बारे में? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, FFMM, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर क्या शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में लिख सकते हैं? नहीं भाई, फुल फॉर्म लिखनी है। आप भी लिख दो, चलो मैं भी लिख देता हूँ, फ्री फ्रॉम आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती क्यों है? ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर thereby enabling the auditor, thereby enabling the auditor to express an opinion, express an opinion on whether financial statement are prepared in all material respects in accordance with an applicable FRF मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे ओवर द पीरियड। सर ये क्या लिखवाया हमको, समझाओ एक बार। ओके मैं समझाता हूँ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या कहता है? देखो मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में इधर लिखवाया था कि देखो रीजनेबल एस्योरेंस लेना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कि भैया रीजनेबल एस्योरेंस मतलब 100% तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन रीजनेबल अपनी तरफ से बेस्ट तो करूँ। क्या कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, मतलब घर में एक भी चूहा नहीं है, उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट क्यों होती है? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, हो सकता है गलती से हो गया हो सकता है जानबूझ के किया हो। फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनली होता है, एरर क्या होता है? अनइंटेंशनली होता है, लेकिन गलती दोनों होती है। ठीक है, देयर बाय, तो अब ऑडिटर को क्या? इनेबलिंग द ऑडिटर, ऐसा करने से ऑडिटर क्या होगा? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू बनी है। ठीक है, ओके ये हो गया। ओके एंड लास्ट में क्या कि एंड, यहां पे लिखना एंड, अरे भाई मैं ही नहीं लिख पा रहा, एंड लिखो। एंड सेकेंड पॉइंट, टू रिपोर्ट on the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देगा? रिपोर्ट देगा। एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए। और कम्युनिकेशन कैसे देगा? एज पर एसए। और एसए कौन सा यहाँ पे लगता है? एसए 700 यहाँ लगता है। अभी लिख लो, बाद में धीरे धीरे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तुमको गाइडेंस लगेगा। इन अकॉर्डेंस विथ द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। ओके, अब उसकी जो भी उसने पता लगाया उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्ट देगा, कम्युनिकेट करेगा। ओके अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा था कम्युनिकेट करेगा, यहाँ पे ये वर्ड चेंज कर दो, देखो एज पर एसए।
ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई। लिखने का टाइम चाहिए क्या? आई डोंट थिंक, चलो फिर भी थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि स्क्रीन स्टेबल रहेगी तो आराम से आप देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और अभी तक ये समझ में आ रहा है आपको, मेरी मेहनत लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो एक प्यार से अपने टीचर के लिए एक थैंक्स लेना सर, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल एफर्ट्स एंड आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, ये आपको लिखना है। अपना नाम लिख के हर कमेंट पे बोलो आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल एफर्ट, और मैं दिल से बोलूँगा गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो लाइव है, ठीक है, तो लाइव होने के दौरान वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक प्रेस करो, कमेंट लिखो, उससे क्या होता है पता है, ये वीडियो वायरल होता है। वायरल होने से क्या होगा कि बहुत सारे नीडेड होंगे। देखो यार, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मेहनत से नहीं होते, दुआओं से हो जाते हैं। तो जब आप ये वीडियो शेयर करते हो किसी को तो दुआएं मिलती है, किसी ऐसे इंसान को जो भूखा हुआ है उसको खाना मिलता है ना, तो दुआएं मिलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे क्लासेस लूँ नहीं लूँ, कहाँ से लूँ, तो फास्ट ट्रैक देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक में और इसमें फ़र्क है, इसमें वो पूरी मेहनत कराऊंगा जो तुम्हें एग्जाम के लिए चाहिए। फास्ट ट्रैक में क्या होता है, एक तरीके से टीचर का प्रमोशन हो जाता है कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, फास्ट ट्रैक में 20 घंटे में पूरा पढ़ा दिया। बट 20 घंटे में आप पढ़ तो लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है ये पता नहीं चलता। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा टीचर गलत कर रहा है, टीचर सही कर रहा है, लेकिन तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर उठेगा और वेपोरेट होगा। पानी का वेपोरेशन 100 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। अगर तुम 70 to 80 रखोगे कभी वेपोरेट नहीं होगा, जिंदगी भर करते रह जाओगे। इसलिए एक ही बार करो, ढंग से करो, शिद्दत से करो और कर जाओ विदाउट वेटिंग एनीथिंग। इस बार का रिजल्ट हमारा है। ओके चलो, रामा रामा रटते 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 बीती रे हमारी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट सेल्फ आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं जिन्हें टाइमिंग कम है, वो बुक से देख। तो बुक में ये आपका चार्ट बना रखा है, रीजनेबल एश्योरेंस, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए। ऐसे ने जहाँ जहाँ बताया उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन करनी है। और ये चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रहा था ऑलरेडी बुक में मैंशनड है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो डायरेक्ट वहाँ से पढ़ो, और नहीं है तो नोट्स बनाओ, ठीक। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक नहीं 2 क्वेश्चन है। चलो भाई दोनों पढ़ लेते एक बार। ये क्वेश्चन कभी आया है क्या? हाँ जी, आरटीपी में 20 में आया था, मई 22 में 3 मार्क्स का आया था, एमटीपी अप्रैल में आया था, आरटीपी नवंबर 23 में आया था। कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू एसए 200 बताओ। यानी हमने जो अभी मेहनत की लिखा है, एग्जाम में पूछा गया है। CAN इज द ऑडिटर ऑफ एसआर लिमिटेड। क्या है सर? एसआर लिमिटेड का ऑडिटर है। ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ascertaining as to whether the financial statement as a whole are free, were free from middle statement or not। कह रहा है ओपिनियन दे रहा है, लेकिन बिना ये जाने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडल स्टेटमेंट। तो क्या वो सही कर रहा है? ऑब्वियसली वो गलत कर रहा है, क्योंकि ऐसे 200 कहता है कि भाई ओपिनियन देने से पहले ये जानो, क्या जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडल स्टेटमेंट एज अ होल। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्रॉड और एरर दैट इनेबल एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज पर द रिक्वायर्ड एसेस टू। और फिर क्या करता है? कम्युनिकेटिंग द रिपोर्ट एज पर द रिक्वायर्ड एसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, स्टडी मेट का क्वेश्चन है। लालजी भाई हैज परचेज शेयर ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन NSE। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ द हेल्थी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भैया वो ना, ध्यान सुनना, ऑडिट बोल रहा है कि भैया कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी का जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है। हैविंग रोबस्ट टर्नओवर, अरे भाई कमाल का टर्नओवर है भाई। कहते हैं ना कंपनी सोना दे रही है, सोना भाई साहब, शेयर लगाओ सोना कमाओ। लो डेप्ट एंड गुड प्रॉफिट, कि भैया किसी से उधार नहीं लेती, अपनी औकात पे भाई साहब, पैसा छाप रही पैसा। On the above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money। और उसको भाई कहीं से भी ये नहीं लगता कि उसका पैसा कभी डूबेगा। मतलब जो भी पैसा ईमानदारी का पैसा है, एकदम लगा रहे उसका पैसा आएगा। डू
ऑडिटेड रिजल्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइड सच एश्योरेंस टू इन्वेस्टर। क्या ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो क्या वो गंगा जल जैसे पवित्र है क्या, भागवत गीता जैसे, कुरान जैसे पवित्र है क्या, क्या वो एकदम 100% बेस्ट है? आंसर है नो। यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। ऑडिटर देखो अपना काम करेगा, ठीक है, अपना काम करेगा, ऑडिटर अपना काम करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं लेगा। मतलब तुम पैसे लगा रहे हो भाई, लगाओ, पढ़ के लगाओ, लेकिन ये सोच के मत लगाना कि ऑडिटर ने कह दिया तो ये 100% सच है, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। ओके सर, हाँ अब एक क्वेश्चन मेरे को कराने, लास्ट आज का रहेगा। क्वेश्चन क्या, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट में हम 100% एश्योरेंस क्यों देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, 100% क्यों नहीं देते हैं, वाई, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे और इसके पॉइंट्स को मैं आपको ब्रेक करके लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग बुक से पढ़ लेंगे, जिनके पास बुक है वो बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे, और जिनके पास नहीं है वो मेरे साथ नोट्स बना के फिर पढ़ेंगे। और आप नोट्स भी बना रहे हो, बुक भी है, क्वेश्चन भी कर रहे हो, दबा के लाइक ठोको भाई साहब, आप इस बार 100% पास होने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से आया है क्वेश्चन कि भैया रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो बट क्यों, एब्सोल्यूट दे दो ना। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते हो, रीजनेबल क्यों दे रहे हो। तो ऑडिटर बोल रहा है भाई ये वजह, क्या क्या वजह, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन है, why auditor cannot provide absolute assurance देखो टेक्निकल दिक्कत आ रही है कुछ, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक कर लूँगा। थोड़ा सा उसकी वजह से बबलिंग आ रही है राइटिंग में, कोई बात नहीं, मोहब्बत पढ़ाने से प्रॉब्लम्स देखी जाएगी। ओके, तो वाई ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, भाई तुम एकदम परफेक्ट क्यों नहीं कह रहे, थोड़ा सा डाउटफुल क्यों। तो इसका जवाब है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, ड्यू टू इनहेरेंट, इनहेरेंट का एक और वर्ड होता है इनबिल्ट, इनबिल्ट मतलब उसके अंदर ही शामिल है, लिमिटेशन। देखो मैं तुमको ना भाई कुछ मजे वाले एग्जांपल देता हूँ, मजा आएगा सुन के, और इन्जॉय करना, बस सीरियस मत होना, इन्जॉय करना, क्योंकि मेरा काम है कैसे भी करके तुम्हारे दिमाग में थॉट्स को और नॉलेज को एक्यूमुलेट कर दूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि इनहेरेंट लिमिटेशन, इनबिल्ट क्या दिक्कत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लड़की वाले हो और आप लड़का देखने जा रहे हो, लड़के के पापा रोज एक पौवा यानी 250 ml, 300 ml, 500 ml रोज दारू पीते और रोज चिकन खाते हैं, उसकी मम्मी चिकन बनाती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। वो भी चिकन खाते हैं, पूरी फैमिली चिकन खाती है और रोज दारू पापा पीते हैं, ठीक है। अब लड़की वाले ब्राह्मण है, दे आर नॉट टचिंग लहसुन प्याज एंड ETC ETC, ओके। अब वो लड़का देखने जा रहे हैं तो वो क्या एज्यूम करेंगे, पापा ऐसे है, दारू पीते हैं, चिकन खाते तो बेटा कैसा होगा, पापा सिगरेट पीते बेटा कैसा होगा। इनहेरेंट लिमिटेशन, घर में ही वो चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली उसके कुछ संस्कार बच्चे पे भी आते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर पापा बहुत झूठ बोलते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा वैसा होगा, पापा बाहर का बहुत ज़्यादा फूड ही खाते हैं तो बच्चा भी वैसा होगा, पापा को मूवी देखने का बहुत शौक है, बच्चा भी वैसा होगा। कहने का मतलब अगर मैनेजमेंट में घोटाला है तो फाइनेंशियल स्टेट में भी घोटाला होगा। सर वाह सर, क्या एग्जांपल दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, याद रह जाते हैं और इसकी वजह से कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाता है। ये कहानी, ये किस्से, ये बातें बस इसलिए है कि आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल आए एग्जाम में। ठीक है सर, स्टार्ट करो। ओके, अब मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा और पॉइंट लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लिखो पहले मेरे साथ। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग many judgments by management, ठीक है, and judgments involve subjective decisions or a degree of uncertainty। सर क्या बोलना चाहते हो आप? देखो, उसके कहने का मतलब समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं पहले। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि सर देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब मैं किसी को सेल कर रहा हूँ, लेट सपोज सेल हुई है 5 करोड़ की, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 50% चांसेस है कि सेल में बैड डेप्ट होगा, डाउटफुल डेप्ट। भाई तुम खुद ही सेल कर रहे हो, खुद ही डाउट कर रहे हो, तो सेल कर ही क्यों रहे हो? मत करो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है 5%, किसी में होता है 10%, 50% तो कहीं नहीं होता, 10 to 20 मैक्सिमम होता है। और हर सेल में ऐसा होता ही है कि थोड़ा बहुत बैड डेप्ट हो जाता है। बट जजमेंट किसके हैं? मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रहा है। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, भाई तुमने तो खर्चा दिखा दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से टैक्स कम हो गया, जिसकी वजह से लेबर तुमसे बोनस नहीं मांग पाएंगे क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर डाउन हो गया। टर्नओवर डाउन नहीं हुआ, टर्नओवर तो ठीक था, ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। अब तुम टैक्स भी कम भरोगे, प्रॉफिट भी कम बुक करोगे। ध्यान सुनना। तो ऑडिटर इस मुद्दे पे कैसे आपसे आर्गुमेंट करे कि भैया मैनेजमेंट, वाई यू शोइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20%। अब मान लो डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल, लेट सपोज ये एक प्लांट एंड मशीनरी है, आईफोन है, हम लोग को कैमरा वगैरह बनाना तो हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। आईपैड है, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ आईपैड पे लिख रहा हूँ, ठीक। अब मैंने इसको 1 साल में राइट ऑफ कर दिया। आप ऑडिटर, आप बोले सर हाँ 1 साल में राइट ऑफ क्यों किया? कम से कम 4-5 साल तो चलेगा ना आपका आईपैड। 1 लाख का आईपैड है, एक बार में 1 साल में बैलेंस शीट में आपने डायरेक्ट डाल दिया, तो इट्स माई पर्सनल जजमेंट। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई 100% यहाँ पे एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट अपना मनचाहा काम करेगी, क्योंकि बैलेंस शीट उसे बनाना है, पीएल उसे बनाना है, सब कुछ उसे बनाना है, और एजम्पशन भी मैनेजमेंट की होगी। तो ड्यू टू एजम्पशन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आती है और ऑडिटर अपना 100% अश्योरेंस नहीं दे पाता है। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो पहला हमारा कीवर्ड क्या रहेगा? जजमेंट। इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट्स। हमारा कीवर्ड कैसा है? जजमेंट। जजमेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट, अरे ग्रीन पे ग्रीन कहाँ छेगा भाई, पिंक भी नहीं अच्छा लग रहा मेरे को, एक सेकेंड, येलो ठीक है इस पे। हाँ, जजमेंट। दूसरा क्या भाई? दूसरे में अभी एक मूवी आई थी आदि पुरुष, आप सबको पता है फ्लॉप हो गई मूवी, लेकिन उसमें एक डायलॉग था, हनुमान जी मारते हैं लंका में, और उसकी वजह से मूवी और फ्लॉप हुई कि तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, तो जलेगा भी तू ही, पता नहीं ऐसी करके कुछ डायलॉग था। सर वो डायलॉग क्यों बोल रहे हो? बैलेंस शीट किसकी? मैनेजमेंट की। बनाने वाला कौन? मैनेजमेंट। एजम्पशन किसकी? मैनेजमेंट। तो ये सेकंड पॉइंट उसी को बिलोंग करता है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपके दिमाग में और होगा सर एफआरएफ क्या होता है? लेट्स सपोज आप कंपनी लॉ फॉलो कर रहे हो, आप जीएसटी लॉ फॉलो कर रहे हो, आप इनकम टैक्स लॉ फॉलो कर रहे हो, आप बैंकिंग लॉ फॉलो कर रहे हो, आप इंश्योरेंस एक्ट फॉलो कर रहे हो। जो भी अप्लीकेबल लॉ है अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एफआरएफ फॉलो करना, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करना। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई बैलेंस शीट बनाई किसने? आपने। जनरल एंट्री डाली किसने? आपने। क्या उसका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होगा? हमें क्या पता, ऑडिटर को क्या पता, मैनेजमेंट जानती होगी, हो सकता है वो फेक हो। ओके, क्या वो जनरल एंट्री डालना भूल सकते हैं, ओमिट हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या मैनेजमेंट चाहकर जानबूझकर कोई चीज हो सकती है जिसे छुपा रही हो सकता है। और एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाना तो है, लेकिन आपने एफआरएफ सही से लगाया है या नहीं लगाया, ये जिम्मेवारी किसकी है? वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो वो गलतियां कर सकती है, चाहे जानकर करे या अनजाने में करे, जिसकी वजह से ऑडिटर 100% एश्योरेंस नहीं दे पाएगा। ओके, ठीक है सर। ओके, थर्ड पॉइंट आते हैं सर। थर्ड, मे नॉट प्रोवाइड, मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो तीनों जो पॉइंट हमने लिखे ना कहीं सब भाई भाई है। बुक में एक साथ लिखा हुआ है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि यार ये भी तो हो सकता है कि ऑडिटर को सारी जानकारी दी ना गई हो। सेल दिख रहा है 20 करोड़, लेकिन इसमें बेड डेप्ट है, हम बताई ना, ऑडिटर को तो कैसे पता चलेगा? मान लो एक होता है रिलेटेड पार्टी टर्म्स। रिलेटेड पार्टी मतलब हमने अपने भाई से ही परचेज किया है और 20 लाख का परचेज हमने 50 लाख में किया है। भाई को आपकी वजह से आपके भाई की कंपनी को 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। आप प्रॉपर अगर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दोगे नहीं तो उसे सच पता चलेगा नहीं, और उसको सच पता नहीं चलेगा तो वो 100% एश्योरेंस दे नहीं पाएगा। ओके ओके, थक गए क्या? मैंने एक लाइन पढ़ी थी जब मैं छोटा था और मेरे को हिट की ब्रेन में पूरी। उसने कहा कि देखो भाई, हार्डवर्क वो नहीं होता कि तुम थक गए और तुमने काम करना छोड़ दिया। हार्डवर्क वो नहीं होता। हार्डवर्क का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, हार्डवर्क का मतलब होता है कि तुम थक गए हो लेकिन फिर भी जो काम कर रहे हो, मान लो तुम्हारी कैपेसिटी थी 6 to 8 आवर्स पढ़ने की, 6 to 8 आवर्स तुमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद भी तुमने 12 आवर्स तक पढ़ाई की, तो जो एक्स्ट्रा 4 आवर्स तुमने पढ़ा ना, दिस इज हार्डवर्क। क्योंकि जो सब कर रहे हैं और तुम भी वही करके रुक गए, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वर्क। और जितना गुड़ डालोगे ना, जितना शुगर ऐड करोगे, उतनी ज़्यादा स्वीटनेस बढ़ेगी। जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे ना, जितना खुद का स्टैमिना बिल्ड करोगे ना, जितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना, उतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो मैं थक गया, मैं रुक जाऊं, ये फेलियर की निशानी होती है। प्रॉब्लम आ गई है, थक गया हूं, हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी करूंगा, दीज आर द सीक्रेट टू क्लियर सीए एग्जाम। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखिए, practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence। देखो भाई ये क्या कह रहे हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सीआईडी सुना होगा आपने। सीआईडी का एक डायलॉग है, मीम्स देखे होंगे, दया दरवाजा तोड़। फिल्मों में देखा होगा, 3rd डिग्री डालो, इसको 3rd डिग्री लगा, अभी सच उगलेगा ये। पुष्पा मूवी देखी होगी, तो पुष्पा की बहुत पिटाई हो रही थी, बता ट्रक किधर है, पहले पार्ट 1 में, पुष्पा पार्ट 1 में। अब उसी तरीके से यहां पे बोल रहा है कि भाई देखो, ऑडिटर
अपने काम के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई सेल कितनी हुई मेरे को बताओ, परचेज कितनी हुई बताओ, बैंक स्टेटमेंट है बताओ, कोई फ्रॉड एरर है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हुई थी तो बताओ, एफआरए फॉलो किया तो बताओ। बट वो कॉलर पकड़ के ऐसे सच बताओ वरना यहीं पे 2 झापड़ मारूंगा। मान लो किसी बच्चे का रिजल्ट अटेम्प्ट लग गया हो और वो भी 7वां 8वां अटेम्प्ट हो, घर वाले ने बोलोगा निकल जा घर से, और वो ऑडिट करने निकल गया और क्लाइंट बता नहीं रहा, तो पकड़ के इसे दे दो पादब दे दो पादब, वो पुष्पा में डालोगे रपा रप रपा रप रपा रप, खूब मारेगा क्लाइंट को, बैट वेट लेके तेरी तो ये देखो ऐसे लेके ऐसे मारेगा फेंक के, चल बता सच बोल। तो ऐसा ऑडिटर नहीं कर सकता। ऑडिटर को बोला जाता है वॉच डॉग, मतलब ये वो कुत्ता है। सर ऑडिटर कुत्ता नहीं है, दिस इज अ मुहावरा। ओके, एक बात कही जा रही है बस समझने के लिए कि ऑडिटर एक वॉच डॉग है जो पूछेगा जानेगा लेकिन काटेगा नहीं, ब्लड हॉर्न नहीं है, खूनी दरिंदा नहीं है, वेम्पायर नहीं है पकड़ खा गया जैसे पुष्पा 2 में वो रपा रप काट रहा है हाथ पाँव सब, सच बोल। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। यू आर एजुकेटेड, फिर आपको पता है क्या बोला जाएगा, यू आर प्रोफेशनल माय डियर फ्रेंड, यू कांट बिहेव लाइक दिस। तो आपको बिहेव लाइक दिस करना है, प्रोफेशनल रहना है और शांताबाई बन के रहना, ओ एकदम काम कूल। दया दरवाजा तोड़, वो दिख रही है फाइल वहां रखी है, ये देखो एग्जांपल लेता हूं भाई, ये देखो ये फाइल वहां पे मेरे को दिख रहा है कि रखी है, मैं मैनेजमेंट से कह रहा हूँ सर वो सेल्स वाली फाइल का है, आपको दिख रहा है वहां रखी है, वो कह रहा है अरे स्टाफ छुट्टी पे है यार 2 दिन बाद देख लेना, अरे सर दे दो ना प्लीज, आपको दिख रहा है वहां रखी है, बट यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनल। आप बोलेंगे ओके सर कोई बात नहीं मैं 2 दिन बाद देख लूंगा, और वही अगर आप दया होते तो एक झापड़ मारते, बोलते ओ टकले वो फाइल उधर रखी है उठा के दे मेरे को, ऑडिट करना है, बॉस को रिपोर्टिंग करनी है शाम को। यू कांट बिहेव लाइक दिस। एंग्री नहीं होना है भाई, शांत सभ्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है तुम्हें। कैसा होना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है कौनते, तुम्हें क्रोध नहीं दिखाना है, तुम्हें स्थिर प्रज्ञ बनना है, न दुख में दुखी न सुख में सुखी, ठीक है, तुम्हें प्रोफेशनल बनना है। इनडायरेक्टली व्हाट आई एम टेलिंग इन दिस पॉइंट कि भाई तुमको अपनी लीगल लिमिटेशन में रहना है, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। कहने का मतलब क्या कि लॉ ने तुम्हें पावर नहीं दी है कुछ भी ऐसा करने की, तुम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, मांग सकते हो, इफ दे अलाउड यू बेस्ट, नहीं तो उन्हें कॉर्पोरेट करो और वो तुम्हें कॉर्पोरेट करेंगे। ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी रिपोर्ट में लिख देना जो दिक्कत है, बट तुम गुस्सा नहीं कर सकते, तुम्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, जय श्री राम जय हनुमान, गुस्सा नहीं करना मोटा भाई, ठीक। ओके, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, गुड सर, क्या मस्त एक्सप्लेन करते हो, एकदम चेहरे पर हंसी आ रही होती है हमारी जब आप बता रहे होते हो। थैंक यू बोलो ना मेरे को, नहीं बोला क्या थैंक यू, बोल थैंक यू सर, एक बार बोल दिया कोई नहीं उतना ठीक है, अब मैं बाद में पढ़ूंगा, गॉड ब्लेस यू बोलूंगा दिल से। और हाँ, रिवीजन ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का हो चुका है, पार्ट 2 रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट बोलता है द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ dishonest and this word is dishonest, okay, this is T, dishonest, and unscrupulous people in fraud। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ कीवर्ड लिखता हूं, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड्स। फिर एक स्पेस लिखना, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। ये कीवर्ड लिख के दे रहा हूं तुम्हें भाई, एग्जाम में सेंटेंस बनाना है तुम्हें इसको, ठीक है। सर इसका मतलब तो बताओ,
वो एक गाना था ना, दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तो यहाँ दगाबाज रे ही गाना चल रहा है। दगाबाज मीन्स फ्रॉडलेंट आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज नहीं, फ्रॉडलेंट आइज। वो गाना नहीं है, दगाबाज रे तेरा मैनेजमेंट बड़ा दगाबाज रे, तेरा स्टाफ बड़ा दगाबाज रे। दगाबाज रे मतलब धोखेबाज, डिसऑनेस्ट। एक एक होता है ना, एक वर्ड सुना होगा निहायती बेशरम। हम बोल रहे निहायती बेईमान लोग है रे भाई। मतलब वो लोग, आपने सुना होगा चावल में थोड़ा से कंकड़ पत्थर चलते हैं, लेकिन इनकी बोरी पूरी कंकड़ पत्थर वाली, चावल ही थोड़ा सा भाई साहब, कतई बेईमान, दगाबाज रे। यहां वर्ड क्या गाना गाएंगे हम, दगाबाज रे, मैनेजमेंट स्टाफ दगाबाज रे। गाना याद रखना रे भाई। तुम बोलते हो ना एग्जाम में याद नहीं आता, याद आएगा, आई प्रॉमिस यू। मैंने तुम्हें लेक्चर 1 में प्रॉमिस किया है, चैप्टर 1 एंड होने तक तुम्हें एक एक बातें याद रहेंगी, एक एक क्वेश्चन याद रहेगा। प्रॉमिस है तुम्हारे मास्टर का, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे मेंटर का, ठीक है, आई प्रॉमिसिंग यू। दगाबाज रे, मैनेजमेंट स्टाफ दगाबाज रे, डिसऑनेस्ट है सर। इन्होंने मिल के ऐसी चटनी बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि तुम कवर खोद भी दोगे तो भी लाश नहीं मिलने वाले। यानी इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज फ्रॉड किया है। यानी ये फ्रॉड नहीं कर रहे भाई साहब, फ्रॉड करके इतने बेहतरीन तरीके से इसको छुपा रहे हैं कि हम चाह के भी उसका पता नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन था व्हाई नॉट 100%, बिकॉज दगाबाज रे। व्हाई नॉट 100% एश्योरेंस, क्वेश्चन था ना व्हाई नॉट 100% एश्योरेंस। तो आप गाना गाओ, दगाबाज रे, मैनेजमेंट स्टाफ दगाबाज रे। कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई सुर में थोड़ा सा, दगाबाज रे। हाँ ठीक है, आगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, और सर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स मतलब तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे फ्रॉड है। वो तुम्हें ओरिजिनल कॉपी दिखाई नहीं रहे, वो तुम्हें फोटो कॉपी दिखा रहे हो, वो भी डुप्लीकेट सिग्नेचर के साथ। दे आर सो स्मार्ट, सो वेरी स्मार्ट, तुम चाह के भी जिंदगी में वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और इसकी वजह क्या है, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, क्योंकि तुम एक वॉच डॉग हो। कुत्ता नहीं बोल रहा भाई साहब, एक कहावत है, और ये आईसीआई के मटेरियल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। अगर आपने कभी अच्छे टीचर क्लास में उसने बोला होगा वॉच डॉग, तुम बस देख सकते हो, पूछ सकते हो, काट नहीं सकते, तुम दया नहीं बन सकते, तुम देवा रहोगे भाई साहब। ओके, नाउ नेक्स्ट 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 ठीक है, लिखो, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यहां पे लिखना, कबीर सिंह इज नॉट अ शक्तिमान। अगर तुम लोगों ने शक्तिमान नहीं दिखा, लिख लेना आयरन मैन। शक्तिमान नहीं है मतलब, अरे भाई ऑडिटर की एक लिमिटेशन है जानने की, समझने की। और लेट सपोज मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, मेरे को वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहा है, अब जरूरी नहीं ना हर कोई वैसे ही करे। अब मैकडी का बर्गर है, जरूरी थोड़ा ना हर कोई मैकडी वाला ही बर्गर वाला टेस्ट दे। अब ऑडिटर भाई साहब गए मैकडी का बर्गर का काम करने, ऑडिट करने। अब वो बोल रहे भाई साहब टिक्की कैसे बनती है, थोड़ा मेरे को प्रोसेस समझाओ। इनपुट उसने समझा दिया, बट यहाँ ऑडिटर भाई साहब टिक्की बना के बेचने थोड़ा लग जाएंगे। ऑडिटर का काम होता है कि जैसे खाना बना, चावल बने, राइस कुक हुए, हाँ उन्होंने राइस पिक किया, टेस्ट किया, हाँ इट्स गुड और इट्स बैड, दैट्स इट। अब वहाँ वो रेसिपी नहीं बनाना सीखेंगे कि मेरे को कुकिंग सिखा दो भाई साहब। अब मान लीजिए कंटेनर में 1000 लीटर ऑयल है। अब ऑडिटर भाई साहब डुबकी मार के एकदम नीचे तक जाके नहीं देखेंगे, बस ऊपर जाके देखेंगे ऑयल है कि नहीं, बस। समझ में आ रहा है आपको?
तो यहाँ पे वर्ड क्या है कि ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यार अब वो डॉक्यूमेंट सच्चे हैं झूठे मेरे को क्या पता, मेरे को तो प्रोवाइड हुए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सही है तो मैं मानूंगा भाई सही है, और नहीं हो रहा तो मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। हाँ ही हैज और हैव नॉलेज ऑफ ऑल फील्ड बट ही इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। यानी ऑडिटर को हर चीज़ की जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो शक्तिमान है, इधर से इसे गंगाधर की तरह ऐसे चश्मा उठाएगा और उधर से और काम हो गया, इससे नहीं होने वाला भाई साहब। ओके ओके ठीक है। नाउ माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट। हाँ मैंने ये पॉइंट आपको पहले भी बोला था और इसको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, अभी ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला था। लिखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी और सच ट्रांजैक्शंस may be only on paper transactions. This is SA 550। देखो यार आपके पापा या आपके भैया मान लेते हैं, आपके भैया और आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने भैया से रॉ मटेरियल लेते हैं, आप रॉ मटेरियल लेंगे, आपका परचेज बढ़ेगा, आपका इनपुट जीएसटी बढ़ेगा। आपके भैया सेल करेंगे तो उनका प्रॉफिट शो होगा, वो टैक्स ज़्यादा देंगे। तो कई बार बिजनेस में एडजस्टमेंट होती है। जब आप पीजीबीबी पढ़ोगे ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप पढ़ोगे टॉपिक, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, वहाँ पे बोला गया कि भाई ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो फेक होती हैं। बुक्स में तो दिखा दिया कि भाई लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे एक एग्जांपल होता है, मान लो एक असेट है जिसका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 40 लाख है और आप 40 लाख के असेट को 70 लाख का ले रहे हो, उसका तो प्रॉफिट हो गया, उसने अपने लॉस में से एडजस्ट कर लिया, उसका लॉस बहुत दिनों से एडजस्ट नहीं हो रहा था, और आपने 70 लाख का दिखा, आपका परचेज दिख गया। अब आपने 70 लाख का 40 लाख के एसेट को 70 लाख का लिया तो 70 लाख पे आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो और उसके लिए वहाँ पे फायदा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो कई बार आप आपस में ऐसी चीज़ें करते हो, आपकी सीए ने आपको गाइड किया था और आपने ऐसा किया। अब जो बंदा ऑडिटर के तौर पे है उसे ये कहानी कैसे पता चलेगी? हो सकता है पता चल जाए, लेकिन पता चलेगी इसकी क्या गारंटी है? क्वेश्चन क्या था? वाई नॉट 100% एश्योरेंस? दिस इज द रीजन। ओके ओके सर, आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो हमें डर लग रहा है, इतनी सारी दिक्कत है, तो ऑडिट करेंगे कैसे? चिंता मत करो, अभी एक एक करके सीखेंगे भाई कैसे करना है आपको। देखो भाई, प्रॉब्लम्स आएंगी और आने भी दो। जो प्रॉब्लम को हैंडल करना जानता है मुस्कुराहट के साथ, वो होता है चैंपियन। प्रॉब्लम तो आएंगी ना, आने दो। इन लोगों को, मैनेजमेंट को जितनी भी षड्यंत्र करना है करने दो, लेकिन तुमको भी सिखाया जाएगा कि तुम्हें षड्यंत्र को कैसे तोड़ना है, कैसे अपने दिमाग को, अपने एक्सपर्टीज को, अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। वी विल लर्न एवरीथिंग। ओके, तो प्रॉब्लम को आने दो, प्रॉब्लम को मोस्ट वेलकम, लेकिन प्रॉब्लम के आगे झुकना नहीं है, फाइट करना है एट योर बेस्ट लेवल दैट यू कैन डू। ओके 8, ये दया वाला एग्जांपल आ जाएगा। नॉट इन नेचर of investing activity audit is not an official investigation। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वही ब्लड हर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आप इंक्वायरी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं। आप नहीं बोलोगे सीआईडी की तरह इसका कॉल ट्रेस कर, मेरे को पता करना है कि आज यहाँ इसने छोले भटूरे कहाँ खाए थे। अब आप मैकडी में जाके नहीं बोलते भाई मेरे को कैमरा सीसीटीवी चेक करा, ये इनवॉइस यहीं का है कि नहीं। आप ये सब नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है,
लास्ट 2 पॉइंट्स और लिखवाने मुझे आपको, उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। उसके बाद एक बार ऑडियो में रिवाइज करेंगे, दैट्स इट। टाइम लाइननेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड decrease in relevance of information over time। ठीक है, ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई each and every मैटर। देखो यार, ऑडिटर को चांस है कि वो पूछ सकता है कि दिक्कत क्या है, मेरे को बताओ, मैं कैसे ठीक करूं ये वो, लेकिन ऑडिटर को, ध्यान सुनना, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑडिटर को बोला गया कि भाई तुमको एक महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ यू हैव टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसको 1 लाख रुपीस की फीस मिली और देयर आर मोर देन 10 लाख ट्रांजेक्शन्स, 3 पार्टनर्स हैं सीए फर्म के अंदर, 5 आर्टिकल्स हैं। अगर आप पूरे महीने भी काम करोगे तो क्या आप हर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो? टाइमलाइननेस का मतलब क्या है कि भैया समय की एक लिमिटेशन होती है, समय एंड कॉस्ट दोनों साइड से देखना पड़ेगा कि भाई मैं इतनी डिटेलिंग में भी ना चला जाऊं कि मैं ऑडिट टाइम पे ना कर पाऊं, पहला। दूसरा, उसने मुझे जितने पैसे दिए हैं मैं भी तो उसका रिस्पेक्ट रखते हुए काम करूंगा। दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। नाउ फ्यूचर इवेंट, दिस इज SA 570। गोइंग कंसर्न, सर ये ऐसे आ रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और हर चैप्टर में जैसे ऐसे 200 हम डिस्कस कर रहे हैं तो वैसे हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप लिखो ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी that financial statements are free from material misstatements due to फ्रॉड्स और एरर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे बोल रहा है भाई देखो ऑडिटर गारंटी नहीं दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ही है। तो गोइंग कंसर्न पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर ने बैलेंस शीट को ऑडिट किया तो क्या गोइंग कंसर्न 100% फिक्स हो गया कि कभी कंपनी डूबी? AS1 अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 1 में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न, फंडामेंटल बेसिक एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न। सबसे फर्स्ट बोलता है कि फॉर द फोरसीएबल पीरियड, यानी एटलीस्ट 12 मंथ तक कंपनी रन करेगी। तो ऑडिटर ने अगर ऑडिट कर दिया तो क्या ये फिक्स हो गया कि कंपनी चलेगी, बंद नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे लिखे। क्या ये बुक में है सर? आइए सर देख लेते एक बार। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये होमवर्क में पढ़ लेना, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। ये ऑलरेडी हमने अभी ये कवर अप कर लिया, ठीक है। और RTP में 23 में क्वेश्चन भी आया था, इन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। तो ये होमवर्क है, प्लीज़ कर लेना आप, ठीक है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद है सर इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन तो ये सारी चीज़ें, नॉट अ नेचर इन इन्वेस्टिगेशन, टाइमलाइननेस, फ्यूचर इवेंट्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने लिखवा दिए। बुक में 5 ही है, लेकिन मैं इसको ब्रेक करके 10 कर दिया है। आपको ऐसे लगे अच्छा तो ऐसे याद कर लो, वैसे लगे तो वैसे कर लो। अब इसमें क्वेश्चन है
और भाई साहब भर भर के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो, कि भैया देखो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप रिस्क को जीरो पे नहीं ला सकते, एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और तुम 100% एश्योरेंस भी नहीं दे सकते दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, दिस इज बिकॉज देयर इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, एक्सप्लेन। तो ये नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैन यू एक्सप्लेन। यस, सारी चीजें वही है जो हमने डिस्कस की, तो आप ये लिख सकते हो। आईसीआई का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है भाई, audit does not provide absolute assurance, discuss how nature of audit procedure itself is one of the reason due to which audit cannot provide absolute assurance। तो ये सारी चीज़ जो पढ़ी है वो लिख सकते हो। मैंने हर सबके आंसर दिए, ये थोड़ा सा होमवर्क तुम्हारा है सर, ये आप ही रीड कर दो बेटा, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ना, वो नोट्स इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें लिखने की भी हैबिट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है आरटीपी नंबर 20 का, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी। भैया प्रैक्टिकल और लीगल भी, जैसे मैंने बोला आपको सभ्य बन के जाना है, आपको स्थिर प्रज्ञ बनना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, तो वो सारी बातें इसमें लिखनी पड़ेगी। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल, आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नंबर 23 आरटीपी नंबर 21 अक्टूबर 20 आरटीपी में 20। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे स्टडी मेट का और केस बेस्ड स्टडी के साथ है। Ziba Products is a partnership firm engaged in trading of designer dresses. The firm has appointed JJ and Company chartered accountant to audit their accounts for a year. Audit of account for the year. The auditor were satisfied with control system of firm. वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। Carried out required procedure and necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchase. उसने क्या किया, परचेज के कुछ बिल लिए होंगे और उन्हें चेक किया कि हाँ भाई बहुत काम अच्छा है, ठीक है। ट्रेस परचेज बिल टू जीएसटी पोर्टल एंड ऑल्सो मेड कन्फर्मेशन, और उन्हें जीएसटी पोर्टल पे भी चेक किया कि हाँ इनकी परचेज में वो दिख रही है चीज़ें, ठीक है। They were satisfied with the audit evidence obtained by them as part of the audit exercise, और उन्होंने जो भी चेक किया और वो बहुत खुश थे कि हाँ यार बहुत सही काम हुआ, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, बिल अच्छे हैं, रिटर्न फाइल अच्छा है, एफआरए बहुत अच्छा है। एंड ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू गिव फर्म गिविंग एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू और स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द फर्म। उन्होंने देखा कि सारा काम बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ओके, नाउ हाउएवर लेटर ऑन it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchase, कि भाई वहां पे of small values उसने ना छोटी छोटी चोरी की हुई थी, यानी हर ड्रेस पे 150-500 रुपए उसने कमाए थे, जो कि कोल्यूडिंग विथ अनएथिकल डीलर्स। मैंने बोला था ना दगाबाज रे मैनेजमेंट और स्टाफ दगाबाज रे, उन्होंने आपस में कोल्यूडिंग मतलब था मिली भगत, चोर चक्कों की मिली भगत, उन्होंने चोरी की, चीटिंग की। पेमेंट्स ऑफ दीज डीलर वर आल्सो मेड इन द कन्वेंस विद अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, और उसने भाई अपनी सेटिंग भी कर रखी थी और उसको पैसे वैसे भी मिल रहे थे। द पार्टनर ऑफ फर्म ब्लेम ऑडिटर ऑफ फर्टाइल ऑडिट एक्सरसाइज, वो कह रहा है ए कबीर सिंह तूने ढंग से ऑडिट नहीं किया भाई, तू सुट्टा मार के बैठा रहता था, पैग लगा के जाता था, भाई कैसा ऑडिट किया तूने, गंदा किया, खूब घाण किया तूने, एकदम घाण कहते हैं मराठी में गंदी चीज का, जो मैंने सीखा, तुम मेरे को करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में। भाई तुमने गलत किया भाई, ऐसे ऑडिट नहीं होता। आर पार्टनर ऑफ द फर्म करेक्टेड देयर व्यू पॉइंट, इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन फॉर सच सिचुएशन। तो भैया आप इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इसका तरीका क्या होगा, अगर देखो इसमें तो डायरेक्ट आंसर है, दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन एनी केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी के लिए क्या होता है, सबसे पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे। आप लोगों एज पर द प्रोविजन ऑफ द ऑडिट, ये ऐसे 200 ही चल रहा है, ठीक है। तो आप ही बताओगे कि यार यहाँ पे ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मेटल स्टेटमेंट, और उसको क्या करना है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना है, नहीं रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। ओके, तो रीजनेबल एश्योरेंस क्यों होता है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। तो इन दिस क्वेश्चन ये हुआ था, और उसने अपनी तरफ से देखा इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, जीएसटी भी चेक किया था, वाउचर्स भी चेक किए थे, सब कुछ ठीक था, तो उसने अपनी साइड पे किया। तो अभी ओपिनियन में गलती हो गई, बट इसमें ऑडिटर की जिम्मेवारी नहीं है, इट्स ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। तो अब सेकंड पैराग्राफ में आप लिखोगे, कंक्लूड क्या करोगे, पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर नॉट करेक्टेड, दिस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, क्योंकि इनकी मिली भगत है, हमारे ऑडिटर भैया हर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर भैया भगवान नहीं है। ओके,
चलो भाई, अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं रिवीजन का। लास्ट पार्ट अराउंड 5 मिनट का हुआ था। नाउ वी कनेक्टिंग ओके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 2 का रिवीजन ऑडियो, और इसमें हमने लेक्चर 2 में जो भी पढ़ा था, जो भी हमने 90 मिनट्स के अंदर पढ़ा, उसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले बात कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को पैसा लगाना है, ठीक है, फंडिंग करनी है आपके कंपनी के अंदर, तो वो जानना चाहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है या नहीं है। शेयर होल्डर एनेक्सियस है, मतलब चिंतित है, परेशान है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पैसा लगाए या ना लगाए। देखो भाई, डिटेल पढ़ना है तो लेक्चर देख लेना, ऑडियो आप रिवाइज कर रहे हो, यानी आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर बुक्स है, और आप उसको फटाफट रिकॉल कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम और टेस्ट, तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, वो क्या है सर, वो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करना चाहते हैं कि इस बंदे को लोन दे या ना दे, तो वो भी पूछता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तेरी ऑडिटेड है या नहीं है। गवर्नमेंट तुम पे टैक्स लगाना चाहती है या फिर टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो जानना चाहती है कि तुमने रिपोर्टिंग सही की है कि नहीं की है। तो रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी क्या है, रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी क्या है, दिस इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ट्रेड यूनियंस, वो चाहते हैं उनकी वेजेस बढ़ जाए, उनके बोनस बढ़ जाए, तो हम उनसे बोल रहे हैं हमारा प्रॉफिट कम है, लेकिन वो मान नहीं रहे, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगी, तो वो लोग को भी रिलाई बनता है। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा सेटलमेंट करना चाहती है, लेकिन वो कंफ्यूज है कितना करे, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो तुम्हें सही से सेटलमेंट दे पाएगी अगर तुम्हें कोई लॉस हुआ है ड्यू टू फायर और एनी अदर रीजन। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एसेट 200। तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, और इसमें मैं लैंग्वेज भी पढ़ूंगा लॉ की, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, और ड्यूरिंग द ऑडिट ये लैंग्वेज आती चली जाएगी। ओके, पहली बात कि भाई ऑडिटर भैया रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे। क्या रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं है। ओके, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है ऑडिटर भैया का, कि वो रिपोर्ट करेंगे कि ट्रू एंड फेयर वेव है कि नहीं है, और इसे कम्युनिकेट करना है एज पर द एसएस। अब इसकी लीगल लैंग्वेज जो है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप एग्जाम के इसको रिकॉल रखें, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर एससी 200, फर्स्ट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether financial statement as a whole are free from material misstatement, okay, whether due to fraud or error, कि भाई material statement क्यों होती है, due to fraud और error। fraud क्या होता है intentionally, error क्या होता है गलती से गलती हो गई। thereby enabling the auditor, तब auditor क्या होगा, ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्या ऑडिटर को इसी चीज के ऊपर ओपिनियन देना होगा। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट, सभी मेटल रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, आर अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब क्या करना है ऑडिटर को, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए ने जहां जहां बता रखा है 700 है, वैसे वैसे वो कम्युनिकेट कर देगा इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ओके, नाउ भैया वाई ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट इंश्योरेंस। दो इंश्योरेंस होती है, एक है रीजनेबल, एक है एब्सोल्यूट। रीजनेबल मतलब लेस देन 100%, एब्सोल्यूट मतलब 100%। क्वेश्चन ये है कि भैया एक ऑडिटर जो है वो 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, तो इसका जवाब है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट। सर पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रही है, और मैनेजमेंट में खुद के जजमेंट होते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो 10% रखता है, 20 रख सकता है, 50% रखता है। तुम अपनी बैलेंस शीट जिसको खुद तुम सेल कर रहे हो, उसमें तुम अपने डेप्टर को लेके श्योर नहीं हो, तो ऑडिटर से कैसे श्योर हो सकते हो कि वो 100% एश्योरेंस तुमको दे देगा। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, अप्लीकेबल एफआरएफ लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। अगर वो गलती कर रहा है तो मैनेजमेंट इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर से बोल सकते हैं भाई ये चीज़ दे दो, अगर तुम उसे सच ना बताओ तो ऑडिटर को पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, अभी आपने इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम का देखा था बुक में, प्लीज उसे मार्क कर लेना। वो कहता है देखो प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट भी आप एडिट कर दोगे कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों पॉइंट को मिला के जब पढ़ोगे तो आप समझोगे भाई दया दरवाजा तोड़, ये सीआईडी में पॉसिबल है, ऑडिट के अंदर पॉसिबल नहीं है। ऑडिटर को प्रोफेशनल रहना है, वो ज़्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता, रिस्पेक्टफुली बात करेगा, और हमेशा एक वर्ड होगा कि यू आर प्रोफेशनल, सो बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। तो आपकी प्रैक्टिकली भी आप ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकते कोई से डॉक्यूमेंट के बारे में, और लीगली भी आपको ऐसी कोई पावर नहीं दी गई कि आप अपनी क्रोध का प्रयोग करें, गुस्से में आए। आपको शांत रहना है। मैंने आपको बोला था गीता का उपदेश कि भैया स्थिर प्रज्ञ रहना है, ना खुशी में ज़्यादा खुशी, ना दुखी में ज़्यादा दुखी। आपको कॉन्स्टेंट रहना है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। सो आपको मन शांत करके अपना काम कर रहे हैं। ओके, नाउ एक पॉइंट और आया था जिसके ऊपर हमने केस बेस्ड स्टडी भी पढ़ी थी,
जेजे वाली, जिसमें ये था कि भैया मैनेजमेंट ने कुछ डिसऑनेस्टी कर दी, जिसमें मैंने आपको गाने सुना था, दगाबाज रही मैनेजमेंट और स्टाफ बड़ा दगाबाज रहे, ठीक है, गाना वीडियो में आप सुन सकते हो। अब वहाँ पे हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट कंसिस्टेंट ऑफ डिसऑनेस्ट, बहुत बदतमीज है, बहुत बेईमान लोग हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज, अब जैसा हमने केस बेस स्टडी में पढ़ा था कि वो परचेज में से छोटा छोटा अमाउंट जो था वो चुरा रहा था और वो आपस में मिले हुए थे और बैंकिंग चैनल के थ्रू उसको पैसा मिल जा रहा था। तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट भी झूठे हो सकते हैं। तो जब आप झूठे, आपकी मैनेजमेंट झूठी, आपका स्टाफ झूठा, आपका डॉक्यूमेंट झूठा, तो ऑडिटर से सच कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 100% काम करके देगा, ठीक है। और उसके बाद था कबीर सिंह इज नॉट अ शक्तिमान। मैंने आपको कहा कि ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो यार, उसको नॉलेज होगी, लेकिन तुम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि भाई वो शक्तिमान की तरह हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़े, SA 550 रिलेटेड पार्टी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके एक भैया हैं, आपने उनसे 40 लाख की असेट 70 लाख की बाई कर ली। अब आप 70 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और उनको प्रॉफिट जो हुआ उससे वो अपने लॉसेज एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी भी असेट्स की WD भी रिड्यूस हो गई, वैसे वो जीरो ब्लॉक में जा चुकी थी। तो ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन आपस में होती है, इसमें CA लाइबिलिटी नहीं ले सकता, उसको नहीं पता इतना आपने किया है, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती, ठीक है। इसी पे 8 पॉइंट आता है कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी नहीं है, दिस इज एन ऑडिट, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल रह के काम करना होता है शांत स्वभाव के साथ। उसके बाद आते हैं भैया समय की दिक्कत एंड कॉस्ट की दिक्कत। एक ऑडिटर अगर बहुत ज़्यादा काम करेगा तो हो सकता है कि महीने भर में काम ही ना कर पाए, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसको थोड़ा सा सैम्पलिंग वगैरह करना पड़ता है। एंड दूसरी दिक्कत कि भाई ऑडिटर को मिली 10-20 हज़ार रुपये और पूरे महीने काम कर रहे हैं तो कितना ही काम करेगा, दोनों बात यहाँ पे आती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, फ्यूचर इवेंट, कि अगर ऑडिटर ने साइन कर दिया, सब कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में कोई गलती ही नहीं हो सकती, गोइंग कंसर्न परफेक्ट है, तो यहाँ पे वो गारंटी नहीं दे सकता है। एज पर 570 इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, तो मेरे दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको लगता है आपके मास्टर, आपके दोस्त, आपके टीचर ने बहुत शिद्दत से मेहनत की, तो एक थैंक यू जरूर लिखना, थैंक यू सर। और कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आई एम नेक्स्ट CA फाइनलिस्ट अपने नाम के साथ, और मैं आपको दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, जाओ और पास होके आओ, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए दिल से और शिद्दत से मेहनत करो। हर बार रोने से अच्छा है एक बार शिद्दत से रो लो और पास हो जाओ। हर बार छोटा छोटा हार्डवर्क करने से अच्छा है एक बार शिद्दत से हार्डवर्क करो और पास हो जाओ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।